आज हम लोग समझते हैं, सबसे पहले आप लोग को जो पाटलिपुत्र वैभव का कुछ ऑब्जेक्टिव दिएंगे उसका बोलेंगे, है ना। और देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोग कितना बना पाए हो जी, नहीं देखते हैं। चलिए बोलिए, पहला क्वेश्चन आप बोलिए। खड़ा हो जाओ छोटू, मिलाइए सब कहाँ तक सही जाता है। और बाकी सब बच्चा यूट्यूब के माध्यम से कैसे भी मेहनत करो, अपना मेंटेन करो, सब विषय का सब करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किए हैं? वाह, देखें वीडियो वगैरह आता है समझ में? ठीक है। तो जी हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या क्या मिलता है? पहला था बेटा नहीं, पाटलीग्राम, पाटलीग्राम। फिर इसका नाम था पाटलिपुत्र, नहीं पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पाटल पुष्प को लेकर रचना किया गया था ना। अगला क्वेश्चन, किस नाम से जाना था? वेरी गुड। अशोक को किस नाम से? प्रियदर्शी के नाम से। नेक्स्ट, वेरी गुड। कूटनीमत किनकी रचना है? तो कूटनीमत है दामोदर गुप्त का, दामोदर गुप्त का। ये पटना का बड़ा मारे उसमें ना कि तिलक के रूप में। आगे बोलिए। काव्य मीमांसा किनकी रचना है? राजशेखर का, राजशेखर का। काव्य मीमांसा किनकी रचना है? काव्य मीमांसा किनकी रचना है? वेरी गुड। काव्य मीमांसा राजशेखर का। आगे बोलिए। हाँ, कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में होता था? कौमुदी महोत्सव होता था गुप्त वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में। कौन महोत्सव? जी हाँ, कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में होता था। आगे बताइए। हाँ, मध्यकाल। काल समय पूछ रहा है, इससे तो होता तो प्राचीन काल में ने। तो ये हो जाएगा कौन जी? शरद। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोलिए तेजी में। गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु जो थे बेटा, मजा जाने वाला एकदम, गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। आगे बोलिए। गुरुद्वारा के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से। सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम किस नाम से? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी। अच्छा, चिड़ियाघर में क्या होता है? चिड़िया बंद रहता है कि आदमी बंद रहता है? जानवर बनता है, आदमी फ्री घूमता है। लेकिन उद्यान में जाओगे, अभ्यारण्य में जाओगे तो आदमी बंद रहेगा, बाकी जानवर फ्री रहेगा। जैसे आपको राजगीर का वो क्या बना है? जू सफारी बना। ठीक, आते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। थोड़ा सा फिर बैक करके फिर आ जाते हैं सब। आज लेसन को कंप्लीट करेंगे, आप लाइन बाय लाइन घर में पढ़ते रहिए, हमसे सिर्फ लेक्चर सुनिए, है ना। और अथी में रहेगा कि ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स बना के लाना होमवर्क में। ओके, गुड। यूरोप में राष्ट्रवाद तो हमने, अच्छा बताओ, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। तो यूरोप पहला नंबर। यूरोप फिर से देख लेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक महादेश, हमारे पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल है। उस 29% में कै प्रतिशत 29% स्थल में कितने महादेश है? 7 महादेश। सबसे बड़ा एशिया, उसमें एक यूरोप में। तो राष्ट्रवाद की भावना जो पनपा था, यूरोप में बहुत सारे देश आ जाते हैं। पहले ही बताएंगे, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया, यूनान, कोई दिक्कत, ऑस्ट्रिया, ये सब किस में आते हैं? यूरोप में आते हैं। एक देश का निर्माण के लिए 4 चीज चाहिए: जनसंख्या, क्षेत्र, शासन और संप्रभुता। 4 चीज, शासन और संप्रभुता। देश कैसे बनता है वो बता दिए, तो सिविक्स में बताए थे आप लोग को, है ना। इसका वीडियो भी प्रोवाइड करा दिए, देख लीजिएगा सिविक्स में ऐसे। तो आज हम लोग बड़ा मजा आने वाला है ना जी। अभी तक हमने, अच्छा ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, किस देश से प्रेरित था कि हम गुलाम नहीं आज़ाद होंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का भाग बनता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। फ्रांस का एकीकरण हुआ 1848 में।
और उसके बाद पढ़ेले हम आपको इटली का एकीकरण कितना ईस्वी में। इटली के एकीकरण का मतलब होता है एक कर्ण। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? वेरी गुड। इटली के एकीकरण का तलवार का है, इटली का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है मेजनी को, लेकिन इटली के एकीकरण का तलवार किससे कहा जाता है? इटली का एकीकरण शब्द के लाया है तो मेजनी लाया था। 1831 में यंग इटली, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। कार्बोनरी दल बनाया था जो गुप्त दल था। कोई दिक्कत बाबू? तो फ्रांस किससे प्रेरित था कि हम आज़ाद हुए? अमेरिका से, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की हुआ था, आज़ाद हुआ था कि हम किसी के अंडर में नहीं रहे। तो ये भी सोचा हम भी किसी के अंडर में नहीं रहे। अब वो जब सोचा तो देखा ऋषि पाप, देखा ऋषि पुण्य होता है। टोला मोहल्ला में वो नौकरी लगता है, 2-4 लोग लग जाता है, क्योंकि उसके लिए लोगों के लिए वो क्या बन जाता है? प्रेरणा बन जाता है ना भाई? ठीक उसी प्रकार से कहानी आगे बढ़ता है। आज हम आपको बताते हैं जर्मनी का एकीकरण। किसका पढ़ेंगे? जर्मनी। स्क्रीन पर आ रहा छोड़ो। जर्मनी का कल की तरह बफरिंग नहीं कर रहा है, एकीकरण। अब एक वो शब्द आता है, नया बच्चा अगर किन्हीं का पहला दिन भी क्लास होगा तो उनको भी समझ में आएगा। एकीकरण का मतलब होता है एक करना। किसका मतलब? एकीकरण का मीन्स होता है, एकीकरण का मतलब होता है एक करना। किसका मतलब? जी हाँ, एकीकरण का मीन्स है मतलब छोटा छोटा क्षेत्रों को एक करना। सब कॉपी रखते हैं ना? वेरी गुड। एकीकरण का मतलब है छोटे छोटे क्षेत्रों को एकीकरण। देखो, इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये सबका एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक जो था वो चोट्टा कौन था? है ना जी? क्या कहा गया है? ये लहरों तेरी अब खैर नहीं, ये लहरों तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। ये लहरों तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत। हम परवाने मौत समा, हम परवाने मौत समा, है ना? हम परवाने मौत समा, है ना जी? रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। ठीक उसी प्रकार से हाँ, जर्मनी का एकीकरण, वहाँ फ्रांस एक हो चुका था, इटली एक हो गया था, देखा ऋषि पाप, देखा ऋषि पुण्य। तो ये बोला हम, जर्मनी बोला हम एक क्यों ना हो। जर्मनी लगभग 300 बड़े, हम सिर्फ कहानी कहेंगे, ओके? घर में आप पढ़ लीजिएगा, प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा फिर कि हम सर पढ़ रहे थे, ये समझ में नहीं आता। कोई दिक्कत की बुतरू लाइन बाई लाइन पढ़ावे तुमको। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। जर्मनी एक देश है, लेकिन था कितना में? 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था? बटा हुआ था। तो कोई भी सुनो, सबसे भगवान तो खुद बोले हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद क्या बोले कि यदा यदा धर्मस्य ही ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम, यदा यदा धर्मस्य ही ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानां सृजाम अहम। हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगा, धर्म की स्थापना के लिए हम आएंगे। ठीक, गीता में बोले भगवान श्री कृष्ण। और की बोले? परित्राणाय साधूनां विनाशनाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थात संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को दुश्मनों से बचाने के लिए। परित्राणाय साधु, विनाशनाय च दुष्कृतां, दुश्मनों के विनाश के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशनाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापना, किसकी स्थापना के लिए? धर्म की। संभवामि युगे युगे, हम बार बार इस पृथ्वी पर की लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब पापियों का पाप बढ़ता है तब राष्ट्रवादी नेताओं का जन्म होता है। कितना कि तुम गुलाम बना के रखोगे। 300 छोटे बड़े राज्यों में जर्मनी विभक्त था, लेकिन फ्रांस एक हुआ, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, है ना जी? फ्रांस का सबसे बड़ा बाधक था कौन? ऑस्ट्रिया। वो उसका चांसलर मेटरनिक था। वो चोट्टा वियना में रहता था, बाकी चेला चपाटी देता था कि फूट डालो और शासन करो, कुल के तोड़ तोड़ के अपना राजा बनाओ और, है ना, मनमानी करो। लेकिन वही कहावत है ना जी? क्या कहावत है भाई कि क्या आपको बताऊंगे? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कहाँ तक सच्चाई को तुम दाब के रखोगे? एक दिन ने तो हुंकार भरेगा ही। देखो ये क्या था जर्मनी का एकीकरण? एकीकरण माने एक करना, आज़ाद करना। कैसे हुआ वो पढ़ाते हैं हम आपको। जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, और वहाँ क्या था बउआ? राजनीतिक
सामाजिक और धार्मिक विषमताएं। राजनीति का मतलब कोई राजा बने या तो हमें राजा बनेंगे मनमानी। सामाजिक, सबका समाज का अलग अलग समाज रहता था, सबका अलग अलग कल्चर था। अधार्मिक विषमताएं, हम प्रोटेस्टेंटवाद हैं तो हम कैथोलिक हैं, आया समझ में कि ना है। माने जो चाहता था स्टिया, इन लोग वही काम करता था। 300 राज्यों में जो है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक। अभी हम लोग देश के नाम पर एक हैं कि ना है। भारत में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से किया जाता है, माना जाता है। जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा करने को सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो यहाँ की भारतवर्ष में क्या है बाबू कि क्या है, लोग अलग अलग सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, मान सकते हो। किसी का कोई आज़ादी नहीं। अभी छठ पूजा चढ़ा, चैत्र नवरात्रि चढ़ा, करो मानो। हम नहीं मानते, नहीं मानेंगे। कोई है किसी को रोक टोक नहीं, तुम भी करोगे। लेकिन देश के नाम पर क्या है, एक देश के लिए कोई गलत नहीं। लेकिन न, इन लोग में पूरा पहट के था। वहाँ चल गया तो वहाँ कहा जाएगा यहाँ नहीं आना चाहिए उसे। ऐसे और लोग से अशिक्षित थे। सबसे पहली बात, लोग क्या थे जी, अशिक्षित। अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान होता है। यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्मा ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरणति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म, वो इस मृत्यु लोक पर भूमि के भार स्वरूप मृग की तरह विचरण कर रहा है। भूमि के भार स्वरूप किसके तरह, मृग की तरह, पशु की तरह जो है क्या कर रहा है, विचरण कर रहा है ना जी। कहानी आगे बढ़ गया बउआ। उन लोग में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमताएं क्या था, मौजूद था। लेकिन भगवान तो खुद बोले हैं, वहाँ की हुआ बुआ धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या क्या था, ज़्यादा था। और लोग जातिवाद में अपने का था, प्रोटेस्टेंट था, कैथोलिक था, हमारा धर्म आएगा शासन में, हमारा धर्म शासन है। लेकिन वस्तुतः जर्मन की एक पृष्ठभूमि जो तैयार किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था, जर्मनी का भी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था बाबू, राइन क्या चीज किया था, राइन राज संघ का निर्माण किया था। राइन राज संघ का नेपोलियन तृतीय ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइन राज संघ का क्या किया था, निर्माण किया। और लोगों को बताया कि हम गुलाम हैं, पहले हमें आज़ादी चाहिए, हम पर बाहरी आक्रमण है, हमारा देश शासक भी किसका होना चाहिए, हमारा देश तो किसका होना चाहिए, शासक हमारा हो। बेटा तुम लोग को इतना दिमाग है ना कि जिसका को तुम खाते हो वही तुमको बात कहेगा। 10 गो बात 10 गो डंडा दोसर कोई नहीं मार सकता है माँ बाप के सिवा। बर्दाश्त करोगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमको वो नहीं खिलाता है। इतना तो दिमाग है, कम पढ़ा लिखल है तो है कि ना है। लेकिन वहाँ कमा खिला रहा है तुमको कोई, तुम पर शासन कर रहा कोई और, तुमको कमाने के लिए कह रहा कोई, है ना जी। तो बाबू कोई भी देश में जब पाप बढ़ता है तो फ्रीडम फाइटर आते हैं, स्वतंत्र संग्रामी आते हैं, वो लड़ते हैं, उनको साथ देने के लिए कभी भी आते हैं। जैसे तोर देश में जब अभी 75 वर्ष आपका देश को आज़ाद करे प्राप्त किया हुआ है, आपके देश में बाबू जानते हो कौन आए, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जैसे राष्ट्रवादी नेता आए। तो आपके यहाँ महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगवा उठी मिट्टी सोने का पत्ता, ऐसा कविता लिखते थे ना। जैसे कैसे आपको बताया है ना जी, रे लहरों तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है ना जी। हम परवाने मौत समा, मौत से यहाँ किसको डर है, रे तलवार तुमको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। काट तो कितना काटेगा, एक दिन तो बहुत रही करेगा, है ना जी। लेकिन कटने से यहाँ डरने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, बोले तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। ऐसा कविता, ऐसे नारा देते थे ना कि चिंगारी छा जाता था बदन में, लोग मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। और क्यों नहीं मर मिटे बाबू, आज आप पढ़ने के लिए आए तो आपके मम्मी पापा क्या सपना देखें, ये सपना देखते हैं कि आज हम पसीना छुआ रहे हैं, लेकिन हमारा बेटा बाल बच्चा जो है भविष्य में चल करके पसीना नहीं छुआएगा। लेकिन मम्मी पापा भी तय है कि तुम भी पसीना छुआ रहे हो, तुम्हारा बाल बच्चा भी पसीना छुआएगा, तो लड़ने के लिए तैयार होगा कि नहीं, कि हम भाई मेहनत करिए ना, हम बाल बच्चे भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, विशेष करेगा। बड़ी फख्र से मम्मी पापा कहते हैं हम अपना बेटवा को पढ़ा रहे हैं।
बेटिया को पढ़ा रहे हैं कि हमारा बेटा हमारा जैसा बेटी हमारा जैसा बनेगा नहीं, हमसे बढ़िया बनेगा। आया समझ में? तो ये काम उनको तो अथी है, टेंशन नहीं, लेकिन पहले फिक्स था। तो माँ बाप भी लड़ने के तैयार हो, ऐसू मरने हैं, ऐसू मरने, हम गुलामी करेंगे फिर हमारा बाल बच्चा से कराएगा। तो ऐसा करते हैं, लड़ के मरते हैं। ऐसा करते कैसे मरते हैं? कैसे मरते हैं जी? हाँ, यहाँ राजनीतिक सामाजिक धार्मिक विषमता थे, लेकिन वहाँ कवि हुए। जैसे भारत में रामधारी दिनकर हुए ना, ठीक उसी प्रकार से क्या लिखे थे रामधारी दिनकर? सदियों की ठंडी उजी रात सुबह उठी। ऐसा ऐसा कविता लिखते थे कि जो सजा था कि सदियों की बड़ी गुलामी किया है, सदियों की ठंडी उजी रात सुबह, अब शिक्षित हो गया है, सुबह उठा गया है। नहीं, शिक्षित अशिक्षित आदमी बेटा पशु के समान होता है। यसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगच्छन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न गुण है, न शरीर है, उस पृथ्वी लोक पर भूमि के भार स्वरूप मृग की तरह विचरण करता। मैंने जानवरे है ये। कोई भी आदमी तो आके कहा देगा, जानता है तुम्हारे बारे में फलाना ऐसे बोला, हमारे बारे में बोला, चल लड़ लबे। अरे बोल रहा था, बोलने दो ना, हमको फुर्सत नहीं है, बोलवे नहीं करता, हम तो वैसा है नहीं ना, कहने से क्या होगा? आया समझ में कि नहीं? लोग कहते हैं उसी को जो आगे बढ़ता है, जिसको चिंता, और जिसको कोई चिन्हन करता है उसके बारे में कोई कहेगा कुछ। गलत हो तो गलते रहोगे, सही है तो तुमको कुछ कोई कर ले, कुछ करने वाला, इसलिए कहने दो। अब पढ़ा आदमी की काम है कि भूखने दो। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, कोई फर्क पड़ना। लेकिन बेहुदा जो कमा खरा वो बेहुदा, काहे भूखा हमरे बारे में घूर गया। हाथी नहीं पीछे घूर के दौड़ता है, कुत्ता के पीछे भूखेगा। ऐसा समझे कि नहीं? इसलिए आप उस समय नहीं, एकदम प्लस पॉइंट रखिए। इन्हें कि थरिया लोटा चम्मच के लिए काहे हमारा चमचा ले लिया? कौन ऐसे करता? पढ़ा लिखा करता है ना जी। कौन हमारा चम्मच ले लिया, कौन हमारा थरिया ले लिया, काहे ले लिया है ना जी? थरिया लिया, ये लिया, बात है थरिया लोटा के आ गया, माथम फाड़ा फाड़ी, हम तो रस बरिया रहे, हम कमाते। अरे बेहुदा, तुम कमाता अपना कमाता, हम समझ रहे कहानी? तो पढ़ो लिखोगे तो दिमाग आएगा। अब पढ़ा लिखल है, अनपढ़ के बातें में आ गया तो तोर पढ़ना लिखा बेकार हो बेटा। पढ़ा लिखल का मतलब तो सोच सबसे अलग होना चाहिए। मम्मी पापा तो रस राय मांगते हैं, तुम सही संदेह, वो ऐसे करा है, हटाओ ना, सब नॉर्मली चीज़ है। लेकिन तुम भी आगे ऐसे करेगा नहीं, ऐसे होने नहीं देंगे। जहाँ बेटा रुपया फायदा और चमन्नी का हानि, तो हानि चमन्नी होने दो, रुपया तो आ रहा है ना, लेकिन वो कैसे प्रोग्राम चल जाता है आदमी। इस सब कहाँ से शिक्षा मिलता है? पढ़ने लिखने से। तो रामधारी दिनकर अपने कविता में लिखे थे, यही सिमरिया के थे रामधारी दिनकर, है ना जी। 1908 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 23 मार्च को, है ना जी। 23 मार्च 1908 में, शायद 23 मार्च था या 8, डेट नहीं क्लियर। क्या लिखे थे? सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पनीर लाती है, दो रात समय का रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली कर दो कि जनता आ रही है। कौन आ रही है? जनता। क्या खाली कर दो? कि अब सत्ता पर रूढ़ होने वाली कौन है? जनता है। कौन शासन चलाएगी? जनता खुद शासन चलाएगी। ठीक उसी प्रकार से वहाँ हिगेल, काउंट, हमबोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्री, इस सब आदमी का नाम है जो कहाँ हुए थे? जर्मन में। जो अपने अपने लेख के माध्यम से, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो कमी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो अभी मात्र कुल उम्र 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख सिखानी। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में झांसी की रानी बाई जम जो है, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार। जब घोड़ा पर से तलवार चलाती थी ना, एकदम सर को धड़ से एकदम अलग कर देती थी। लोग खुश हो जाते थे, अरे ये तो आज़ाद करा के छोड़ेगा, मराठा खुश हो जाता है, ये आज़ाद कराएगी, देवी है, दुर्गा। आहा, आदमी का कुछ गजबे है बेटा, वो गजब है। अगर तुम ट्रक के सामने आ गया, मर गया तो काल ले गया था, लिखल था, मर गया बेचारा। अब बच जाओगे तो कहेगा जाको राखे साइया, मार सकीना कोई भान ना बाका कर सके, जो जग बैरी हो। गजब, अद्भुत है मानव सब, है ना जी। तुम बेहतर कमा धमा रहे हो, बल आपका लक है, मेहनत नहीं है, आपका लक साथ दे दिया। कोई लक फग नहीं होता मेहनत के आगे। आज समझ में कि नहीं? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी ओकरे मदद करता है बेटा जब पसीना छुआता है। ऐसे समझ में कि नहीं? इन्हीं पसीना छुआओगे, भगवान तेरा मदद कर देगा। तो समझिए वहाँ ऐसा था। तो पढ़ो लिखो तो अब कवि थे, ऐसा कवि थे जी जो जोश भर देते थे, लोगों मर मिटने के लिए तैयार। वहाँ के राष्ट्रवादी नेता की किए 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारी समानता के लिए, हम किसी दूसरे को, दूसरे देश वाले को बेचेंगे नहीं, हम बेचेंगे तो अपने को बेचेंगे। जालवेरी नामक आर्थिक संघ बनाया। क्या बनाया जी?
कहाँ के व्यापारियों ने? जालवेरिन। किन कहाँ के? आर्थिक संघ बनाया जर्मन के व्यापारियों ने, जालवेरिन नामक। ठीक, इसी प्रकार फ्रांस की 1848 की क्रांति से जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर में, यहाँ के लोग धीरे धीरे क्यों हो रहे थे? शिक्षित हो रहे थे। समझ गए कि नहीं? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर किया, भड़का दिया। फ्रांस आज़ाद हुआ तो जर्मनी वाले भी सोचे देखो उधर आज़ाद हुआ, हम भी क्यों होंगे? आज़ाद होंगे। धीरे धीरे जो है कुछ जो क्षेत्र था जर्मनी का, वो हुंकार भरना शुरू किया। नहीं समझे, वो तोड़ के अपन चेला भेज लेता। क्या भेज लेता? ऑस्ट्रिया का मेटरनिक भेज लेता कि तुम शासन करो। लेकिन जर्मनी के जहाँ तहाँ से क्षेत्र हुंकार भरता है, हम आज़ाद होंगे, हम ये आज़ाद होंगे, ये हम क्या होंगे जी? आज़ाद होंगे। इसी बीच जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र जो था, जैसी भी जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र जिसका नाम था प्रसा, 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था जर्मनी जी, तो उसका सबसे बड़ा क्षेत्र था 300 में प्रसा था। इसी बीच प्रसा का शासक जो था, अच्छा देखते हो ना, गांव घर में जो बड़ा आदमी निर्णय लेंगे वही होगा। तो ठीक उसी प्रकार से 300 छोटे बड़े जो है बगावत कर दिया। प्रसा क्या थे जी? वहाँ प्रसा का शासक थे फ्रेडरिक एंगल्स। प्रसा का शासक कौन थे? फ्रेडरिक थे। कौन थे जी? फ्रेडरिक का मृत्यु हो गया। माने प्रसा के राजतंत्र घराना, कौन घराना थे? राजतंत्र घराना। जब इनका मृत्यु हो गया बउआ, राजघराने के थे, उसके बाद इनका भाई विलियम प्रसा का शासक बनाया। कौन बना? विलियम। अब विलियम एक राष्ट्रवादी नेता थे, ये भी जर्मनी का एकीकरण चाहते थे, ये भी जर्मनी का एकीकरण चाहते थे। और आम पब्लिक भी चाहता था बिना फायदा के कि हम आज़ाद होंगे, हमारा फायदा होवे चाहे हम की होंगे? कोई ऐसा आदमी की फायदा हमरा ज़्यादा आज़ादी से, लेकिन उमक रहा वो ज़्यादा, है ना जी। तो विलियम की किया उमक रहा था वो ज़्यादा, उसका नाम था बिस्मार्क। क्या था जी? बिस्मार्क, है ना जी। वो समझे कि वो लड़का जो है इतना, जब नहीं उसके कुछ पास से कुछ है तो आज़ादी के लिए जब एक कट्ठा खेत कारा में जान मार दे, लेकिन एक कट्ठा हमार होता, है ना जी। और 10 कट्ठा वाला हम भी चाहते, तो ऐसा करते 10 कट्ठा पर ला के करे बैठा देते कि तुम चला, तुम संभार, तोड़ होगा। तो बताओ वाव लड़े लगा कस के कि नहीं? बाबू जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र था प्रसा। प्रसा ही एक ऐसा देश है, जर्मनी का छोटा सा टुकड़ा था, जो दुनिया में सबसे पहले बताया शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। दुनिया में शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश सबसे पहला कौन बना था? दुनिया में शिक्षा को सबसे अनिवार्य करने वाला कौन बना? यहाँ का शासक बने कौन? बिस्मार्क। जर्मनी की बात करें, इटली का नहीं, वो इटली के हीरो थे। अब कह दो भगत सिंह थे ऑस्ट्रेलिया के, पकड़े। सब देश का अपना अपना हीरो होता है जी, उसका नाम होता है, लड़ता है उसके देश में उसका नाम होता है, गाता है जो हमारे देश के लिए कुछ किया। हमारा देश का राष्ट्रगान अलग है, किसी और का राष्ट्रगीत अलग है, उसका देश का अलग होगा, उसका देश में जो जगह होगा उसका नाम आया होगा, उसके फ्रीडम फाइटर का नाम आया होगा। समझ रहे कि ना? कहानी आगे बढ़ा। जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था? प्रसा। जो दुनिया में सबसे पहले शिक्षा का निवारण करने वाला क्षेत्र क्या था? जर्मन के संसद को डायट कहा जाता है। तो बिस्मार्क एक नीति अपनाया था, रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। मने बिना मार धार के बल सुनेगा नहीं। भारत में भी 2 प्रकार के नेता हुए थे, वो गरम दल वाला है, वो नरम दल वाला। या भारत देश वैसा देश है, गरम और दरम दोनों दे। हम महात्मा गांधी जैसे हाथ जोड़ने वाले भी व्यक्ति मिलेंगे, अब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे, है न जी, हथियार उठाने वाला भी आदमी मिलेंगे। हम उस देश की क्या तारीफ करें जिसका सैनिक बनकर हिमालय रक्षा करता है न? समुद्र नौकर बनकर पैर धोने का कार्य करता है, और नदियां माँ बनकर अपने पुत्रों का पालन करने का काम करती है। हम उस देश के निवासी हैं, ऐसा सुनिए कि नहीं? हम उस देश के निवासी हैं बाबू। इन्होंने क्या किया है ना जी। और यहाँ के मैंने क्या करता है, हम उस देश के निवासी जिसका हिमालय सैनी बनकर बिना फायदा के, अगर हिमालय ख़त्म हो जाए तो बिहार के तापमान -60 डिग्री मैंने आदमी चल जीतूँ सब। सोचिए हिमालय ठंडी हवाओं के रोक रखा है, उत्तर से आने वाली ठंडी हवा, उत्तर में बर्फ़ नहीं है वो, जितना विश्वत रुखा दूर जाओगे, है ना, उधर के जो है ठंडी हवाओं को रोके हुए है। तो जिसका मस्तक के रूप में हिमालय है,
नदियाँ जिसका माँ बनकर पुत्रों का पालन कर रही है, समुद्र जिसका पैर धोने का कार्य करा, और यहाँ के पुत्र अपना जान देकर इस देश की रक्षा करना चाहते हैं। उस देश के निवासी हम लोग, जिसकी सुंदरता प्राकृतिक रूप से है। समझ रहे कि ना? कहानी आगे बढ़ता है। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। किसने? यह जो है सैन्य शक्ति को विशेष मानता था कि बिना मार धार से सुनेगा नहीं। बिस्मार्क एक नंबर का कूटनीतिक आदमी था। कौन? अच्छा, तो कहीं भी खाना जो है गर्म रहता है तो उसको कहाँ से, बीज से खाया जाता है कि करगी से? करगी से खाया जाता था। और वैसे तो चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी भी सुने होंगे आप लोग। डायरेक्ट चेला गुरु सिकंदर के भगाने के बाद मगध की गद्दी पर चल गए कि चलो धनानंद के एपिसोड आता है, सीरियल आता होगा ना जी, कि चलो उसको हराते हैं हम, उसको हम क्या करते हैं। लेकिन क्या हुआ, हराने के लिए गए तो मुंह की खानी पड़ी। तब पता चला वो करगी से पहले हम जीते, जब बरियाद होते जाएंगे तब बड़का चढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से ही एक नंबर का कूटनीतिक आदमी था बिस्मार्क, सैन्य क्षमता को मानता था। एक किया, इस सोचा कि छोटा छोटा प्रसा हम है तो और मिलाएंगे, वहाँ का आदमी जब हम एक हो जाएंगे, जब एकीकरण की बात करेंगे तब उससे लड़े की क्षमता हमारा क्या हो जाएगा। 300 छोटे छोटे राज्यों को बोला पहले अपने को मिलाओ, छोटा मोटा पर जो उसका चेला चपाटी है उसको एक करो पहले। 1864 में सेल्विक और होस्टिन राज्यों को मुद्दों के लिए डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। कहाँ कर दिए? क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद सेल्विक प्रसा के अधीन हो गया। सेल्विक और होलेस्टीन दो वो क्षेत्र था जो जर्मनी का ही था। क्या है जी? सेल्सविक है, सेल्सविक और कौन है? होलेस्टीन है था, होलेस्टीन क्या है जी? हाँ होलेस्टीन है। कौन है जी? होलेस्टीन। अच्छा ये बताओ, इटली का एकीकरण कौन बड़ा बड़ा क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? जे बताएगा कलम देंगे। खड़ा बोलोगे? हाँ आदाया सरनियार। अब देखो बिस्मार्क भी वही चाल चलता है, लेकिन ये बेहुदा फ्रांस वाला मानता नहीं है, लोभी पाड़े हैं। जैसे कॉन्ट काबूर नहीं किया था, क्रीमिया के युद्ध में मदद कर दिया था। क्रीमिया के युद्ध किसके बीच हुआ था? और फ्रांस को ही मदद कर दिया था और समझौता में गया था। उसके बाद बोला कि हमरो क्षेत्र है, हम उससे लड़ेंगे तो आप भी मदद कीजिएगा। और ऊपर से बोल दिया कॉन्ट काबूर कि हम आपको क्षेत्र देंगे, सेवाएं और मंगनी में मदद नहीं मांगते हैं। दिया चढ़ के मदद किया, पहाड़ के खूब आओ, है ना जी। जहाँ मंथली आप भर रहे हैं 250-300 है ना जी, वहाँ कह दें आपको जो है ना मैंने 100 रुपया लगे तो मन तन से बढ़ेगा कि नहीं? या तो ज़्यादा कर दे तो आप कहेगा नहीं भाई लगे रहे, तो ज़्यादा देने के बाद क्या कि हम आपको मदद कीजिए, आप हम भी मदद कीजिए, लेकिन एकदम पैसा तो बात है नहीं। लेकिन कि हम आपको मदद किए लेकिन आप हमरा कीजिएगा तो पैसा देंगे। क्या बोल दिया कॉन्ट का वो? अगर जब मदद किया कि हाँ तो बढ़िया से करेंगे, चलिए करते हैं। फ्रांस मदद करे लाया, 2-4 क्षेत्र को हड़प लिया, फ्रांस से भी बड़ा बन गया वो इटली। अब बाद में बोला जाओ तोरा कुछ नहीं देंगे, की करेगा, लड़ लो तुम। और ठीक उसी प्रकार से बिस्मार्क भी फंसा देता है। किसको? फ्रांस को। फिर वो आता है बेहुदा लोभी पाड़े और भी फंसता है। तो सेल्सविक और होलेस्टीन छोटा छोटा क्षेत्रों को मिलाना चालू कर दिया। के? बिस्मार्क जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था कि जब तक मार धार नहीं होगा तब तक ऐसे सुनने वाला। डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, ठीक, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद सेल्विक प्रसा के अधीन हो गया। होलेस्टीन अस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। किसको? अस्ट्रिया। चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मन की संख्या अधिक थी, अतः प्रसा ने जर्मन राष्ट्रवादी उसको जब एक कर लिया तो वहाँ जानते हो राष्ट्रवादी लोग बहुत ज़्यादा थे। प्रसा ने जर्मन राष्ट्रवादी माने देश को आजाद चाहते थे कि हाँ दोसर कोई नहीं रहे, सबको एक करो। पहले हमारा देश तो हमारा शासक नहीं होना चाहिए, पहले बाहरी को भगाओ। वहाँ के लोग ऐसा थे, समझ गए कि ना। राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिससे कुचलने के लिए अस्ट्रिया की सेना को प्रसा क्षेत्र में पार करके क्या करना था? जाना था। प्रसा ने अस्ट्रिया को ऐसा करने से किया, राष्ट्रवादी भावना को 2 क्षेत्र को जी अपनाया ने तो ऊ पट्टी जाना था, प्रसा से पार हो करके वहाँ के लोगों को यह भड़का दिया कि आप आज़ाद हो जाइए और हमें सटिए, हम आपको मदद करेंगे। और सेल्विक बोला कह रहे तो वहाँ राष्ट्रवादी भावना पनप रहा, चलो पुलिस सैनिक सब चलो। ऑस्ट्रिया का चांसलर मैंने खत्म हो गया था मेटरनिक, लेकिन दूसर का चेला चपट्टी बोला जाओ तुम वहाँ उसको संभाल लो, उसको क्या करो
लेकिन बोला तुम कैसे पार होगा, पार होके जाओ जी, उन्हें हमार क्षेत्र हो, हमार देश हो, यहाँ के लोग चाहता है कि प्रसा जर्मनी सब एक है, तुम कैसे हिलेगा। ये बगावत कर दिए। इधर जाके मैत्री कर लिया केकरा से, फ्रांस। किससे दोस्ती कर लिए, क्या कर लिए, क्या कर लिए, जो प्रसा का क्या थे, चांसलर थे। वहाँ के प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है जर्मनी के, जर्मन के संसद को डायट कहा जाता है। हाँ, तो वो क्या कर लिए बउआ, किससे समझौती कर लिए, दोस्ती कर लिए, मैत्री कर लिए, किससे कर लिए, फ्रांस से क्या कर लिए, दोस्ती कर लिए। कहानी आगे बढ़ा। अब फ्रांस के बोले कौन चीज, कि हम शेर के मुंह में हाथ डाले हैं तो शेर तो काटेगा जरूर, तो हमको काटने के लिए जरूर आएगा। एक छोटा सा प्रसा था, तो प्रसा उसका दिया ऑस्ट्रिया को कि उधर नहीं जाने देंगे, तो कहेगा कि तुम लड़ो हमसे कि नहीं, कहेगा कि नहीं, हका दिया प्रसा को, के हका दिया, बुलाओ तुम्हारा क्या औकात है, सेडोवा में आओ। सेडोवा कहाँ बुलाया, वही अगल बगल का क्षेत्र है ना जी। कितना ईस्वी में बुलाया, 1866 में। ऑस्ट्रिया इधर से आया, कहाँ आया, प्रसा में हेल रहा था कि हम उन्हें जैवे करेंगे तुमरे उपट्टी। होलेस्टीन और सेल्विक था, है ना जी। उसके बाद हम उधर जाके वहाँ के लोगों को पूछेंगे कि तुम हमारा रहेगा। लेकिन लोगों में ऐसा कवि थे, ऐसा लेखक थे, अपन कविता के माध्यम से जोश बढ़ा चुके थे। लोग वहाँ जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन गुलाम रहने के लिए पसंद, गुलाम रहने के लिए पसंद नहीं करते थे। और इधर चुपके से दोस्ती कर लिया, किससे, फ्रांस। अब फ्रांस का उस समय नेपोलियन तृतीय शासक था कि हम आपको क्या देंगे, क्षेत्र देंगे, क्या देंगे, ये जब हमारे तरफ आइएगा तब आप उन्हें से आ जाइएगा। आप लोग कहानी नहीं सुने होंगे, है ना जी, कि रामायण में की हुआ था, भगवान श्री राम बोले जाओ तुम अपने भाई से लड़ो, कमजोर का जाकर बरियरका खका दिया, बाली समझा नहीं, उलड़ चलाया, समझ गए कि नहीं। और सुग्रीव को पहाड़ के मारा, हमारा इस वजह से कि जखने राम भगवान के फोन आ जाता है, समझ गए ना, फोन में बिजी हो जाते हैं, किया जाता है, आए फोन नहीं आता है, ओ दोनों भाई चिन्ह नहीं पाते, फोन नहीं आता, उसमें फोन नहीं था, दोनों भाई के चिन्ह नहीं पाते हैं ना जी। तो बेचारा सूर्य तो ऐसे ही पिटा गया, लेकिन दूसर का बार तो मारिए दी श्री राम भगवान उसको कि लो तुम माला पहन लो, है ना जी। अब बोलो माला पहन लेता, बाली उसका वाला छीन के पिटा जाए, जी हो जाता ये नहीं जी। इधर से आ गया फ्रांस, आई गया उन्हें, फ्रांस आ गया इन्हें, फंस गया कौन, बुरी तरह से कुछ आ गया। फ्रांस को गुस्सा तो ऑस्ट्रिया था, इस सभ्य पर ने शासन किया था, मार मारता हूँ मारता हम मुँह मारेंगे। युद्ध में बेचारा दोनों तरह से क्या हो गया, दो तरफा उसको लड़ना पड़ गया, समझ गया कि नहीं, दो तरफा उसको की करना पड़ गया। हाँ, इतना याद रखो बाबू, लड़ाई झगड़ा बने और कभी भी लड़ाई झगड़ा बात ना फिक्स है कि समझौता होगा। कभी पंचायत में किसी का मर्डर होता नहीं, समझौता होता। तो जिससे लड़े हैं तो बढ़िया से लड़े, और लड़िए उसी से जो आपके घर घुसे लागे, उसको बकसिए नहीं। घर घुस जाए तो उसको मार के तोड़ दीजिए, उसमें नो कंप्रोमाइज। बाद में जो होगा, जब बेवजह तुम घर में घुस के आएगा तो बक्सेंगे, जान नहीं मारिए, मारने थे वो ने, हाँ लगा दो, क्या केसवा बतिया बराबरी हो, थोड़ा सा मारो चाहे कस के मारो, जान मारोगे मटर एगो करो चाहे दूगो, उतने चलेगा, है ना जी। हाँ, कहानी आगे बढ़ता है। ऑस्ट्रिया प्रसा सेडोवा युद्ध, हाँ ये आ गया, ये बेचारा बीच में दबा गया, भागा ये हड़बड़ाल के ऑस्ट्रिया है बाबू। ये बेचारा दोनों तरफ से हार गया, लेकिन इस छोटा के पता नहीं था कि वो छोटका हमको चैलेंज कर रहा है, मैंने इसके पीछे जरूर राम भगवान छुपल होंगे, मैंने फ्रांस होगा, समझ गए ना जी जी। हाँ, सुग्रीव का है चैलेंज हमको कर रहा है भाई, समझना चाहिए बाली को, लेकिन ये तो बेहुदा, हम तो बाली हैं, सब पर सत्ता किए, तुम हमरो चैलेंज कर दे। इधर फ्रांस से कुछ आ गया, ये बेचारा बुरी तरह हार गया। ठीक, बस ये आज़ाद करा दिया बिस्मार्क, जो और भी उसके क्षेत्र को की किया, आज़ाद करा दिया। धीरे धीरे और क्षेत्रों को आज़ाद किया। ये बेचारा वो मेटेरिक ने मरिया गया था, ऑस्ट्रिया धीरे धीरे सीमित रहा था। अब फ्रांस जाके ओकरा से बोलता है, केकरा से, प्रसा से, अब दो हमको, बोला था क्षेत्र देंगे, बोले नहीं देबो की करबो, नहीं देंगे तुम क्या करोगे, नहीं देंगे तुम क्या करोगे, बल फरिया लो। तो
पहले ही जानता था कि लड़ाई होबे करेगा, अरे नहीं दे रहे हैं तो लड़बे न करेगा जी, और उसके लिए बिस्मार्क पहले ही तैयार था। जिसे भारतीय अभी देखिए रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है ना, कोई भी इतिहास गवाह बउआ जी भारत जब जब जैसे चाहे पाकिस्तान वैसे किया है। 1971 की बात कीजिए, 3 दिसंबर को बांग्लादेश को भारत बचा रहा था। सब सैनिक जो है एक अभियान चला था, उसका नाम शायद क्या था, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है ना तो एक अभियान चलता है, तो बांग्लादेशियों को बचा रहा था कि भाई पाकिस्तानी वहाँ घुस के मारा था पश्चिम वाला, हमारे यहाँ जा रहा है उसको शरण दे रहा था, भारतवासी उसको बचा रहे थे बांग्लादेशवासी। पाकिस्तान सोचा भारत के सैनिक को लेने गया हो तो चल हम राजस्थान ले लें। वो बेहुदा 3 दिसंबर को यहाँ हिल गया राजस्थान में, तब बोला कि जब वो हिल गलो घर में तो फिर फाड़ दो, कह रोकते भाई पंचायत में बैठेंगे, पहले ये हिला था तो मारेंगे नहीं। आया समझ में कि ना है, धो दिया पकड़। अभी फिलहाल की किया भारत, उसके यहाँ मिसाइल गिरा दिया है। पाकिस्तान की बोला हम पंचायत में बात उठाएंगे, भारत बोला एकदम उठाओ बात, काहे कि विश्व युद्ध होगा तो कुल कह रूस कहेगा हमारा मदद कर, हम किए थे 1971 में, वो कहेगा हमको मदद करता, हम तो कहेंगे खुद हम पाकिस्तान से उलझल है, हम केकरो नहीं मदद करेंगे, तुम बात उठाओ मुद्दा करो। आज समझे कि ना, मिसाइल गलती से नहीं गया था, गलती से चलाया गया था जानबूझ के, ठीक है, और उसे रहे तो परमाणु बमों विस्फोट हो जाएगा गलती, ऐसा कोई बात नहीं, भारत का थी गलती नहीं था। ऐसा समझ लीजिए, वहाँ सब एक विशेष प्रकार का चाल था। ऑस्ट्रिया मियाँ चाउन में गिराया गया था है ना, जहाँ कोई आदमी नहीं था, खाली नाम करने के लिए, मारने के लिए उद्देश्य नहीं। ऑस्ट्रिया प्रसा सेडोवा, अगर नहीं गिरा जाता बाबू तो टर्निंग लेता हो, गलती जाता सीधे जा ठोकता। अब उधर तुम मोटरसाइकिल से जा रहा है, हमको धक्का मारना, वहाँ चल गया, ओ सर को धक्का मार, पीछे से घूर के हटनी, तो नहीं कहेगा वहाँ तक गया था वहाँ से घूर के आया है, ठीक है जी, जानबूझ के क्या गया था, ये हो गया। और बाद बोला कि तुम भी फरियाल हो, तो 1870 में 3 साल हुआ, देवन बल कल देंगे क्षेत्र, कल देंगे क्षेत्र, कल देंगे क्षेत्र, ऐसे कर रहा था। 1870 में बउआ बोला ले फरियाल ले, हल्ला नहीं देंगे, क्या करोगे, से डाउन में, कहा जी फरियाने की बात कर लिया के फरियाने की बात कर लिया के जी, फ्रांस जो है फरियाने की बात कर लिया कि फरिया हमसे लड़ो से डाउन में लड़ा, ये तो तैयार है, ये था प्रसा, कहाँ लड़ा 1870 में, क्या लड़ा, फ्रांस और प्रसा। हे बाबू इसमें बुरी तरह से क्या हार गया, तो कोई भी लड़ाइया के बाद ने बाबू समझौता होता है कि मार धार होगी, अब हमें क्या होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, शांति होना चाहिए, समझौता। तो फिर एक जगह है फ्रांस और प्रसा के बीच में समझौता हुआ, ठीक है भाई जे जहाँ है वहीं रहेगा, खाली मार धार नहीं होगा। तो 1871 में जो है इटली का जर्मनी का एकीकरण हो गया। कितना सीम बउआ, जी हाँ 1871 ईस्वी में किसका एकीकरण हो गया, देखा हर्षि पाप और देखा हर्षि पुण्य, यूनान में रास्ता यूनान कैसे, वही रहने वाला कहाँ के था, सिकंदर के ही यूनान एक न था जी। मेगास्थनीज कहाँ के थे, यही मेगास्थनीज कौन पुस्तक लिखे थे, विशाखा दत्त किनकी पुस्तक है, मुद्रा राक्षस किनकी रास्ता, विशाखा दत्त का। यूनान का ही था सिकंदर। यूनान को पश्चिमी सब संस्कृति सभ्यताओं का देश कहा जाता है। ये कैसे आज़ाद पीछे रहेगा जी, तो यहाँ भी लोग सबसे पहले शिक्षित हुए, यहाँ भी लोग बोले देश हमारा, यूनान की राजधानी एथेंस है, देश हमारा तो राजधानी की होना चाहिए, हाँ हमारी होना चाहिए, दूसरा कोई कहा तो वहाँ भी दल बनने लगा। जैसे कैसे दल बना, वहाँ आर्थिक दल बना, जालबेरिन बना, आर्थिक संघ बना, इटली में कार्बोनरी दल बना, भारत में आज़ाद हिंद फौज बना, भारत में हाँ एक से एक व्यक्ति थे और अपना अपना की नारा दे रहे थे और यूनियन बना रहे थे। महात्मा गांधी भारत में कैसे असहयोग आंदोलन चलाए, साबिने अवज्ञा आंदोलन चलाए, समझिए नहीं, चंपारण आंदोलन चलाए, दांडी वही साबिने अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा चला था। ठीक उसी प्रकार से यूनान में भी बहुत सारे क्रांतिकारी हुए और अपना बोला कि कौन कौन हमारे ग्रुप में रहेगा, तो हितेरिया फिलाई नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर हुआ। कौन स्थान पर, बट उड़ीसा नहीं, ओडेसा। कौन स्थान पर जी,
कोई भी देश की आज़ादी के लिए लंबा समय तक बेचारा गुलाम रहता है, फिर वहाँ स्वतंत्रता संग्राम होते, पढ़े लिखे व्यक्ति होते, लोग जगाते हैं, फिर फ्रीडम फाइटर जन्म लेते हैं, फिर वो अपन पार्टी बनाते हैं, फिर देश को की करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ही यूनान में हितेरिया फिलाइक नामक की बना संस्था बना। देखो कौन किससे प्रेरित था? फ्रांस प्रेरित था अमेरिका से, इटली फ्रांस से, इटली से प्रभावित हुआ जर्मनी हुआ, जा तो हम काहे पीछे। अरे टोला पड़ोस में वो लड़की अगर भाग के शादी करता है 2-3 साल में कई वो भागी तो, लेकिन टोला पड़ोस में जो लड़की किसी से बात करी थी उसको पकड़ के बीच चौराहे पर लड़का लड़की जला दो ने, तो जे भी केवरस बात करो को नहीं भाई से यहाँ जलवा जल भी खेला खेली होता है, नहीं हम समाज समझे कि नहीं, एक बार कड़ा रूख लिया अपना लो। ठीक उसी पर कैसे बाबू हितेरिया फैलाए। अरे यूनान के स्वतंत्रता के लिए तो इंग्लैंड के वो कवि थे लॉर्ड बायरन, वो बेहुदा शहीद हो गए। नहीं कहावत है कि किसके शादी में जी, अब्दुल्ला के शादी में परवाना दीवाना, मैंने आज़ाद कराना किसको? यूनान को। अब बेहुदा शहीद हो गया इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन, नहीं इसको आज़ादी मिलना चाहिए। अब्दुल्ला के शादी में परवाना दीवाना हो गया भाई, समझ गए कि नहीं, शहीद हो गए भाई। लोग को आकर्षक किया उसके तरफ, है ना जी, किसके तरफ? सब जार लेजेंडर व्यक्तिगत रूप से यूनानी राष्ट्रता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया प्रतिक्रियावादी शासन मेटरनिक दबाव कारण खुलकर सामने आने से बड़का दमिया के सामने कोई भी सही बतिया भी तो छोटका दमिया बोले की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अभी भी वही बात है ना जी, लेकिन जहाँ शिक्षा रहेगा डरेगा नहीं, हम अपन कमाते अपन खाते, डरेंगे तो रास्ते का है, समझिए कि नहीं। यहाँ के लोग भी धीरे धीरे शिक्षित हो चुके थे, लोगों ने मिलजुल करके जो है, या बता दें आपको बाबू कि फ्रांस का राजा चार्ल्स 10 भी यूनानी स्वतंत्रता दिलचस्पी लेने लगा। हाँ हाँ यूनान को आज़ाद होनी चाहिए, दूसर कोई बोला। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन हाँ मर गए। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड फ्रांस तथा रूस, हम बता रहे यूनान का एकीकरण, किसका एकीकरण बता रहे हैं? इंग्लैंड फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की एक खिलाफ था यूनान के समर्थन संयुक्त कार्यवाही का निर्णय लिया कि सर्वसम्मत मिलकर उसको की करें, क्या कर दें जी, आज़ाद करा दें। तुर्की है ना, समझ गया कि नहीं। और तुर्की जो लड़ रहा था यूनान के साथ, तुर्की के बीच में एड्रियानोपल्स की संधि करा दी 1829 में। 1800 एड्रियानोपल की संधि कितना ईस्वी में? जी बाबू हाँ 1829 में एड्रियानोपल्स की क्या हो गया? संधि हो गया, जिसके तहत तुर्की के नाम मात्र की प्रभुता यूनान में स्वेच्छा देने को बात की हुई कि हम थोड़ा सा ही क्षेत्र देंगे। अंत में जाके 1832 में जिस प्रकार से फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ है ना जी, और फिर 1878 में जर्मनी, 71 में जर्मनी का की हो गया एकीकरण। ठीक उसी प्रकार से 1832 एड्रियानोपल्स की संधि 1829 में तुर्की और यूनान के बीच, तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। ठीक उसी प्रकार से 1832 में बाबू यूनान आज़ाद हो गया। कौन हो गया? अब बावेरिया का शासक ओटो था, बावेरिया के शासक, बावेरिया का शासक ओटो को यूनान का की बना दिया गया? राजा बना दिया। बावेरिया का शासक ओटो को यूनान का की बना दिया गया? यूरोप एक वो क्षेत्र है, देख रहे हो ना, महादेश है, छोटा छोटा देश है वहाँ, तो जब बरियर का होता था कमजोर का अपन गुलाम, हमरा मारा था हम तोरा मारे। यूनान बेचारा बीच में कुचाल था तो सब होकर मदद के नहीं भाई इसको आज़ाद कर दो। देखा ऋषि पाप, देखा ऋषि पुण्य होता है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, वो बोला हम काहे पीछे रहेंगे, हम भी आज़ाद होंगे। हंगरी राजधानी, वहाँ आंदोलन चल रहेगा, वहाँ पार्टी बना, कोशिश तो था फ्रांसीसी, और वो भी क्या हुआ? आज़ाद हुआ। फिर पोलैंड में कहानी, बोहेमिया में, और इसका परिणाम क्या हुआ? यूरोप में जब राष्ट्रवाद आया, राष्ट्रवाद में हम किसी का गुलाम नहीं रहेंगे, हमारा देश तो हमारा राजा होना चाहिए। भारत में भी इसका परिणाम देखने को मिला, दुनिया में भी इसका परिणाम देखने को मिला। सब लोग जो है अंग्रेज के अति से जो है क्यों होने लगे, पंगु से छुटकारा पाना चाहने लगे। भारत के शासक बताते हैं आपको कि यहाँ का शासक, मैसूर का शासक टिप्पू सुल्तान थे। क्या थे बउआ? और टिप्पू सुल्तान तो 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति से काफी क्या थे? प्रभावित थे। फ्रांसीसी क्रांति से काफी क्या थे जी? क्या थे? टिप्पू सुल्तान। उन्होंने तो स्वतंत्रता के प्रतीक वृक्ष लगा दिए। टिप्पू सुल्तान जो 1800 फ्रांसीसी क्रांति से, हाँ भाई यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन टिप्पू सुल्तान तो मैसूर का शासक थे, कर्नाटक का, और वो इतना बड़ा भारत क्षेत्र है जी, अंग्रेज आल था तो बेचारा दब के रह गए। और उन्हें जब आज़ाद होने लगा यूरोप के सब देश, तब भारत में उसी का देखा ऋषि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध में पहला हल्ला बोल मंगल पांडे नामक सैनिक ने किए थे। 10 मई 1857 ईस्वी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उस समय भारत का लॉर्ड जो था
यानी लॉर्ड कैनिंग था। कौन था जी? अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में पहला लड़ाई हुआ 1857 में। तुम्हारे चैप्टर में पढ़ेगा भारत में राष्ट्रवाद, स्पेशली चैप्टर की भारत कैसे आज़ाद हुआ है, नहीं तो अपना देश की कहानी सब देखा। ऐसी करते करते फिर क्या हो गया? आज़ाद हो। 1857 अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लड़ाई हुआ, तो इतना आसानी से छोड़ देगा जी? तो भारत में भी एक से एक लेखक हुए, कवि हुए, एक से एक पार्टी बना, 200 वर्षों तक अंग्रेज लूटा, और बाद वो भागा। बलिदान देने पड़े लोगों को, है ना जी? त्याग करना पड़ा, तब जाके देश आज़ाद हुआ। मजा आया? सब देखा। राष्ट्रवाद की भावना यूरोपीय देश से, यूरोप का टोटल देश बरियर का कमजोर का सता रहा था, ऑस्ट्रिया अलगे सबके तबाह हो रहा था, तो सब वहाँ लोग। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है पब्लिक। पब्लिक में जब तक अथी नहीं आया तब तक आज़ाद। एक दो आदमी आया और हंगामा किया और मर के चल गया, है ना जी? मरते गया, समझ गए ना? भगत सिंह भारतवर्ष में एक स्वतंत्र संग्रामी के रूप में थे। उनका कहना था जब हमको फांसी लग जाए, हम मंगल पांडे की भी कहना था कि फिक्स है कि हम जो है ना, हमें लड़ने से देश तुरंत आज़ाद नहीं होगा, लेकिन किसी ना किसी को तो सबसे पहले मरना होगा, आगे तो आना पड़ेगा। भगत सिंह बोले थे कि फिक्स है, हमको फांसी लगे, और चाहे तो हम बच भी सकते, लेकिन हमको बचना नहीं है। जब हमको फांसी लगे तो यहाँ के आंदोलन में और तेज आना चाहिए, लोगों को डरना नहीं चाहिए। सच में मरे नहीं तो और हुंकार और की हो गया, तेज हो गया, है ना? तो आपका होमवर्क में देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स और टिक मारने वाला क्या घर से हो सकता है? हो सकता है होमवर्क के रूप में। अब फिर इसको हम क्या करेंगे? अगला बार स्टार पॉइंट लिखाएंगे, फिर इसका हम खुद कराएंगे। समझ गए बाबू? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।